सकें, कुछ आपने रिपीट देखना। ओके, तो लेट्स बिगिन विद लिनक्स। अच्छा, लिनक्स की जो ओवरव्यू थी वो मैंने प्रीवियस सेशन में लास्ट 2 वीक्स पहले मैंने की थी, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हैं। एक क्विकली मैं एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं यहाँ पे। तो डिटेल के लिए तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर लेगा, उसमें सारी पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ है, काफ़ी डीप डाइव किया हुआ है। इन शॉर्ट लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सर्वर के ऊपर चलता है। और सर्वर क्या है? जहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस होस्ट हुई हुई होती है। तो अगर हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, कोई भी हो, वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो उसका जितना भी सोर्स कोड होता है वो किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर स्टोर होता है ताकि आपके यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकें। बेसिकली क्या होता है कि आपने जो एप्लीकेशन बनाई होती है वो आप किसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करते हैं, और वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हो, और उस कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इस आईपी एड्रेस के ऊपर आपके जितने भी यूज़र्स हैं वो उसके ऊपर आते हैं और आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिमिटेशन क्या होती है इसके अंदर? हर सिस्टम की तरह सर्वर मशीन्स के अंदर भी कुछ रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है। जैसे कि आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है या जो भी है, कोई एक कंप्यूटर है, उस हर डिवाइस की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट? उसका प्रोसेसर होता है, उसके अंदर मेमोरी होती है, उसके अंदर स्टोरेज स्पेस होती है। ये सारी चीज़ें आपकी सिस्टम की रिसोर्सेज और उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने सेल फ़ोन के ऊपर, अगर लेटेस्ट सेल फ़ोन है तो उसके अंदर मेमोरी ज़्यादा होगी, स्टोरेज भी शायद ज़्यादा होगी, प्रोसेसर स्पीड अच्छी होगी, तो उसके अंदर आप ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव एप्लीकेशन चला सकते हैं, राइट? क्या वो सारे गेम्स नहीं खेल रहे होते आप लोग सेल फोन्स के ऊपर? इसका मतलब ये है कि जितना आपका फ़ोन हैवी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज उसके पास होंगी, उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन वो चला सकता है, और साइमल्टेनियसली इन पैरेलल भी मल्टीपल एप्लीकेशंस चला सकता है। तो ये फ़ोन पे भी अप्लाई होता है, ये कंप्यूटर्स पे भी अप्लाई होता है, और ये सर्वर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो अब अगर हम सर्वर की बात कर रहे हैं, तो ये कोई एक मशीन है जो इंटरनेट पर है, कहीं दुनिया में कहीं पे रखी हुई है। ज़्यादातर हम लोग जब क्लाउड यूज़ करते हैं तो आपने नाम सुने होंगे अमेज़न के, अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS। फिर माइक्रोसॉफ्ट का नाम चल रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का। फिर गूगल ने अभी नया गूगल क्लाउड इंजन लॉन्च किया है, मतलब GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे होता क्या है कि ये कुछ कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमें अ, हमारी ये वाली कॉस्ट बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक एक तो नहीं, इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, बट लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट सिंपली। एक इनके पास लोकेशन है, एक बड़ा सा वेयर हाउस है, उसके अंदर बहुत सारे सर्वर मशीन्स लगी हैं, और ये क्या करते हैं, हमें उस सर्वर डेटा सेंटर कहते हैं इसको, उसके अंदर जो मशीन्स हैं वो हमें किराए पे दे देती हैं एक तरह से। ठीक है, और हम उनको रेंट पे करते हैं जैसे जैसे हम उनके सर्वर्स को यूज़ करते हैं। तो जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतने हम उनको रेंट में पे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब क्या हुआ इस बात का? अब आप सोचें कि अगर आपका अपना डेटा सेंटर है, आपने अपने सर्वर मशीन चलानी है, आपने अपना पूरा उसको पावर प्रोवाइड करनी है, कूलिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसको उसको रनिंग स्टेट में रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा, आपको टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट, इससे ज़्यादा आसान ये होता है कि आप थोड़े से पैसे अमेज़न या गूगल को या जो भी है उनको दें रेंट के लिए, और उसके अंदर वो सारी ये वाली कॉस्ट आपको कवर कर देते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपने कराची में या कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर अपना सर्वर बनाया, लाइट चले जाएगी, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपके सर्वर डेटा सेंटर के अंदर लाइट चली गई, तो यूज़र ने उस कंप्यूटर पे कनेक्ट करना था आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो फ़र्ज़ करें फेसबुक का जो डेटा सेंटर है, अगर लेट्स सपोज़ कि एक ही है, वहाँ पे लाइट चले जाती है और पावर बंद हो जाती है, सर्वर्स बंद हो जाता है, तो क्या होगा? हम कोई भी फेसबुक को यूज़ नहीं कर सकेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से अगर हम अपना डेटा सेंटर बनाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि लाइट जाएगी तो बैकअप जनरेटर्स हों, उसको हम डुप्लीकेशन करें, बैकअप्स करें, बहुत सारे जो काम होते हैं वो फिर आपको करने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई बहुत बड़ी एंटरप्राइज कंपनी है, कॉरपोरेशन है, तो फिर तो मे बी इट मेक सेंस कि आप अपना क्लाउड खुद से बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के अपने डेटा सेंटर्स हैं, राइट, गूगल के अपने डेटा सेंटर्स हैं, अमेजोन के अपने, तो मतलब जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो अपने अपने बनाते हैं डेटा सेंटर्स। यहाँ पे जितने बैंक्स हैं उनके अपने अपने डेटा सेंटर्स हैं। अब हमारे पर्सपेक्टिव से अगर देखें, ये जितने भी सर्वर मशीन्स हैं दुनिया में, जितने भी हैं, majority of them run on Linux। हम स्पेशली अगर बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो टेक्निकल नहीं है, डेवलपमेंट बैकग्राउंड नहीं है, और इवन अगर डेवलपमेंट बैकग्राउंड है भी, तो ज़्यादातर डेवलपर्स जो यहाँ पर इस दुनिया के इस एरिया के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वगैरह, अ लॉट ऑफ देम आर रनिंग ऑन विंडोज़। ठीक है ना, वो आप डेवलपर्स के पास जाएंगे कभी तो वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। बट ऑन दी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप सिलिकॉन वैली जाते हैं जहाँ पर सारा काम होता है टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर सारी इन्वेंशन होती है, डेवलपर या तो लिनक्स यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिनक्स इज़ फ्री, ठीक है, आपको कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं। या वो मैक यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि मैक, ऑल्दो इट्स मोर एक्सपेंसिव, उसका जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। जैसे मैं आई एम यूजिंग अ मैक। अब क्योंकि हम लोग अभी बिगिनर लेवल पर हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने लिनक्स का एक वर्जन सेलेक्ट किया है, इसका नाम है यूबुंटू। यूबुंटू एक समझें जैसे आपके पास विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन आते हैं, जैसे अभी विंडोज़ 10 चल रहा है, इस तरह से यूबुंटू एक वर्जन है लिनक्स का जो हम यूज़ करते हैं, और उसका जो लेटेस्ट रिलीज आया है वो है यूबुंटू 20.04। मुझे यहाँ पर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मैक है। तो अगर आपके पास मैक है तो यूर फाइन, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आई हाईली एडवाइज़ यू कि आप लिनक्स को इंस्टॉल कर लें। उसकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसकी पूरी एक वीडियो भी है जो मैं खुद था उसमें, और हमारी टीम का एक अमीन आलम है, ही इज़ अ वेरी गुड गाय विद लिनक्स एक्सपीरियंस। तो हमने दोनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर यूबुंटू को कैसे इंस्टॉल करना है। और वो ड्यूअल बूट कहते हैं इस चीज़ को। ड्यूअल बूट का मतलब क्या है कि जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपके पास एक ही टाइम पे बोथ लिनक्स एंड विंडोज़ दोनों ऑप्शन आते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा सिस्टम के, डू यू वांट टू स्टार्ट द विंडोज़ और द यूबुंटू। तो आप दोनों में से पिक कर सकते हैं। अगर आपने उस वक्त पे विंडोज़ यूज़ करना है तो आप विंडोज़ सेलेक्ट कर लें और आपकी विंडोज़ स्क्रीन पे आ जाएगा और आप नॉर्मल विंडोज़ यूज़ कर सकेंगे। और अगर आपने लिनक्स को स्टार्ट करना है तो आप यूबुंटू स्टार्ट कर लेंगे, तो आपका यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा और आप लिनक्स यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर आपके पास सिस्टम है अपना तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू इंस्टॉल यूबुंटू। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे लिनक्स के साथ। ये वाली जो सारी स्लाइड्स हैं ये मैं सारी प्रीवियस एक वीडियो है उसके अंदर मैं कर चुका हूँ, तो ये आप अच्छी तरह से उसकी डिटेल पूरी रिव्यू कर सकते हैं। ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आई कम टू द पॉइंट नाउ। यहाँ से अच्छा, अब अच्छा, इस कोर्स का जो पूरा पर्पस है ना, ये है कि आपको कंप्लीट डेवलपर बनाए। अच्छा, इसके लिए ना खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ने से अचीव नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करना है। इसीलिए मैं भी रेकमेंड कर रहा था कि आप लिनक्स को इंस्टॉल कर लें। अच्छा, तो और आप जैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे तो आप मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग भी कर सकें। यहाँ पर लेट्स लुक एट लिनक्स के लिनक्स चलता कैसे। नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास
कोई भी एप्लीकेशन होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसके कुछ इंटरफेसेस होते हैं। चल, सबसे ज़्यादा आदत जो लोगों को होती है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मेरा क्या मतलब है कि आपको कुछ विजुअली नज़र आ रहा है, जो इस तरह से, जैसे अभी आप इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल रहा है जिसके अंदर आप स्क्रीन को देख सकते हैं और इसके ऊपर इमेजेस हैं, कलर्स हैं, इस तरह से आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल रहा है। राइट, मेरी वीडियो भी आ रही होगी, साउंड भी आ रहा है। नाउ दैट्स द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसकी हम सबको आदत है। ये अच्छा है हमारे पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए, जहाँ पर हम डे टू डे यूज़ करते हैं। दूसरा इंटरफेस जो है हमारे पास, वो सर्वर साइड पे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस से क्या मतलब है कि जो हमारा टर्मिनल चलता है, यहाँ पर आप देखें कि ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इसके अंदर एक आपके पास स्क्रीन है और इसके ऊपर ये कुछ टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने सिस्टम के ऊपर भी एक टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ आपको। दिस इज अ टर्मिनल, आई लाइक दिस होम व्यू। इसके अंदर आपको देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस। अब जो सारी विजुअल्स जो मुझे मिल रही थी, कि मुझे एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही थी, ब्राउज़र था, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट एप्लीकेशन, वो सब खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ कंप्यूटर को टेक्स्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। ज़्यादातर जब आप सर्वर यूज़ करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक सर्वर इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट करके किसी डेटा सेंटर में आप एक एक्सटर्नल मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ नहीं करेंगे, आप उसका कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करेंगे, ताकि आप क्विकली, इफ़िशेंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से और फास्टली आप अपना काम कर सकते हैं। और तीसरा एक और इंटरफेस होता है हमारे पास, जो इधर स्लाइड्स में नहीं है, बट आई विल मेंशन इट। वो होता है हमारा वॉइस इंटरफेस। वॉइस इंटरफेस क्या होता है? अगर आपके पास आईफोन है तो आप सीरी से बात कर सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पर मेरे पास ये सीरी है, तो दिस इज़ अ वॉइस इंटरफेस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाई सीरी, तो ठीक है, तो सिस्टम अंडरस्टैंड, ये वॉइस इंटरफेस। इसी तरह से आपके फ़ोन पे अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ये सीरी खुल गई। तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके पास सीरी होगी फॉर द वॉइस कंप्यूटिंग। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल असिस्टेंट होगा, जिससे आप बात करके कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 इंटरफेसेस देखे हैं। कौन कौन से? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हम लोग नॉर्मल विंडोज़ मैक यूज़र्स को नज़र आ रहा होता है। फिर हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है, जैसे विंडोज़ में आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसी तरह से मैक के अंदर और लिनक्स के अंदर हमारे पास टर्मिनल होता है। एंड टर्मिनल लुक्स लाइक दिस। दिस इज अ टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल। अच्छा, एंड द थर्ड इंटरफेस इज द वॉइस इंटरफेस, जिसके अंदर हम कंप्यूटर से बात करके कंट्रोल करते हैं। लेकिन फॉर नाउ हमारा पर्पस क्या है? कमांड लाइन, क्योंकि कमांड लाइन से हम सर्वर्स को कंट्रोल करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बढ़ी है कि हम वॉइस कंप्यूटिंग से जाके सर्वर्स के ऊपर काम कर सकें। आगे चल के इंशाल्लाह जैसे जैसे तरक्की होगी तो इंशाल्लाह वॉइस कंप्यूटिंग में काम होगा। फिर ब्रेन वेव कंप्यूटिंग होगी, जिसके अंदर आप न्यूरॉन से अपने सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकेंगे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अभी जिस वक्त दुनिया के स्टेज में ह्यूमन एवोल्यूशन और डेवलपमेंट के अंदर हम हैं, यहाँ पर अभी the furthest we've gone with servers is command line, ठीक है। तो कमांड लाइन इसलिए हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कमांड लाइन नहीं आएगी तो हम अपने सर्वर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कमांड। अच्छा, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, हर ज़बान का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स से मेरा क्या मतलब है कि जो वर्ड ऑर्डर होता है आपका, आपके कुछ बोलने का स्टाइल होता है, वोकैबुलरी होती है, उसकी पंक्चुएशन होती है, ये सारी चीज़ें आपके सिंटैक्स कहलाई जाती है, ठीक है। तो जैसे उर्दू में अगर बात करते हैं तो उर्दू में बोलने का एक तरीक़ेकार होता है, राइट।
एक ऑर्डर होता है वर्ड्स का, इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी इंग्लिश में रिवर्स ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है कि आपके पास नाउन होता है, फिर वर्ब होता है और फिर कोई एडजेक्टिव आता है। उर्दू में फ्लिप होता है। अच्छा, मेरी उर्दू इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैं नेटिव उर्दू स्पीकर इतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन उर्दू में आई थिंक जो उसकी ग्रामर होती है वो इंग्लिश का रिवर्स होता है, तो वर्ब लास्ट में आता है, राइट। तो होता है क्या है कि उर्दू में नाउन आता है, फिर एडजेक्टिव्स आते हैं और वर्ब जो है वो बिल्कुल आखिर में जो एक्शन कर रहे होते हैं ना, उर्दू में जब बात करते हैं तो वो वर्ब लास्ट में आता है। तो दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन कि आपको समझ आए कि लैंग्वेज का कोई सिंटैक्स होता है, बोलने का वर्ड ऑर्डर से फर्क पड़ता है। इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनके अपने अपने सिंटैक्सेस होते हैं, उनकी अपनी वोकेबुलरी होती है, उनकी अपनी वर्ड ऑर्डर होता है एंड सो ऑन। तो इस वक्त हम लोग लिनक्स कमांड लाइन के जो बेसिक लैंग्वेज है उसको देखने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इसमें है क्या, इसमें आपके पास कुछ कमांड्स होती हैं जो आपकी कीवर्ड्स होती हैं। इन कमांड से आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा, जब आपने बता दिया कि आपने करना क्या है, ये आपका कमांड वर्ड हो गया। इसके साथ फिर आप ऑप्शंस बताते हैं कि आपने एग्जैक्टली कमांड को एग्जीक्यूट करना कैसे है। ठीक है, तो ये एक जनरल सिंटैक्स है, इसको हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि होता क्या है। तो कुछ सैम्पल कमांड से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द वेरी सम ऑफ द वेरी बेसिक कमांड। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कमांड आई है, 1 अप टाइम, 2 यूजर यू नेम एंड मैन। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आई प्रेफर कि हम लोग क्वेश्चंस लास्ट में ले लें, तो उससे ये होगा कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ना तो वो आप नोट डाउन कर लें। सारे सारे क्वेश्चन मैं क्लास के एंड में पूरे आंसर करूँगा। अच्छा, तो लेट्स लुक एट द कमांड्स। अप टाइम, यू नेम एंड मैन। अच्छा, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अप टाइम की कमांड। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कमांड्स इन लिनक्स। इसमें होता क्या है कि आपको सिर्फ इतना अगर पता करना है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने टाइम से चल रहा है, तो मतलब आपका जो कंप्यूटर है कितनी देर से ऑन है, तो आप ये पता कर सकते हैं यूजिंग अप टाइम। अच्छा, इसमें सिर्फ कमांड देनी है आपने, इसमें कोई ऑप्शन नहीं देने। तो जैसे अभी बात हुई थी ना कि जो आपके पास जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स में आपकी कमांड होती है और ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस आपके डिपेंडिंग ऑन द कमांड ऑप्शनल हो सकते हैं या रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो अप टाइम के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो आप अप टाइम कमांड को एज स्टैंड अलोन चला सकते हैं। तो जैसे अगर मैं टर्मिनल पे आता हूँ अपने पास यहाँ पे एंड आई कैन राइट अप टाइम, तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस रिजल्ट में क्या क्या मुझे मिल रहा है, आई हैव द टाइम राइट नाउ, तो इट्स 14:26। ये 2400 आवर क्लॉक पे मुझे टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर भी यू कैन कंफर्म इट्स 2:26। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, अब 3:40। अब 3:40 का मतलब क्या हुआ कि ये काफ़ी टाइम से अप हुआ हुआ है। इसका जो सिंटैक्स है अब यहाँ पे देखें, ये टाइम बता रहा है मुझे बेसिकली। इट्स माय सिस्टम हैज बीन ऑन फॉर 3 hours and 40 minutes। ठीक है, अच्छा, इस सिस्टम पे मेरे पास 2 यूजर्स हैं और ये कुछ मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स हैं। लेट्स इग्नोर दिस फॉर नाउ। दिस इज हमारे लिए ना, अभी इस कमांड का जो पर्पस था वो ये था कि हाउ लॉन्ग हमारा सिस्टम जो है ना कितनी देर से रनिंग स्टेट। तो अप टाइम कमांड से वी कैन फिगर दिस। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि नाउ वी आर टॉकिंग टू द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर से पूछना था कि कितनी देर से जाग रहे हो, तो हमने पूछा अप टाइम कमांड लाइन के थ्रू और इसने हमें रिस्पांस बता दिया, पूरा रिस्पांस देके, और इसके अंदर से हमने अपने काम की मतलब की बात निकाली। ठीक है, तो इस तरह से वी कम्युनिकेट विद द लिनक्स सिस्टम। फिर हम देख सकते हैं हमारे पास एक और कमांड है कॉल्ड यू नेम। यू नेम कमांड क्या है, इससे हमें और डिटेल अपने सिस्टम के बारे में पता लगती है, जैसे कि हमारा सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हार्डवेयर है,
हमारे पास, हमें ये तो पता है कि लिनक्स चल रहा है जैसे, या मेरे पास मैक चल रहा है, लेकिन वर्ड एग्जैक्टली अगर डिटेल्स और ज़्यादा हमें पता करनी है कि वर्जन कौन सा है, रिलीज कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें हम यू नेम कमांड से पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हम सिस्टम से पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या है। तो जैसे अप टाइम हमने चलाया था, इस तरह से हम यू नेम चला सकते हैं, जिससे हमें कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में पता लगता है। तो राइट नाउ मैं मैकओएस चला रहा हूँ NS डार्विन। अच्छा, यू नेम के साथ मेरे पास और भी मज़ीद, जैसे हमने बात की थी पहले कि हम उसके साथ आ, उसके कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? हमारे पास जितनी कमांड्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टैंड अलोन, अगर ऑप्शनल हैं ऑप्शंस, या हम उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। तो जैसे अगर हमने नाम पूछना है सिस्टम से और इससे ये पूछना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, तो वी यूज द -s ऑप्शन। ये क्या क्या मतलब? तो यू नेम हमारी कमांड है और उसके साथ -s ऑप्शन हम यूज करेंगे, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता चलेगा। ठीक है, तो विच वाज दी जो यू नेम का स्टैंड अलोन भी आ रहा था। लेकिन अगर लेट्स सपोज वी वांट समथिंग एल्स, हमें रिलीज पता करनी है कि कौन सा रिलीज है ऑपरेटिंग, तो वी विल यूज द -r ऑप्शन। we can do uname -r। इससे भी फाइंड आउट कि अच्छा दिस इज रिलीज 17.7.0। ठीक है, तो नाउ आई नो आई एम रनिंग डार्विन रिलीज 17.7.0। इसी तरह से आई कैन फाइंड आउट कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है। ये नेम आ गया, रिलीज आ गया, आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वर्जन। इसमें देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है। तो ये मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि मैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैं ये सारे ऑप्शंस साथ में भी कॉल कर सकता हूँ यूजिंग द -a ऑप्शन। इससे क्या होगा कि इट मीन्स ऑल, तो यू नेम के जितने भी सारी चीज़ें हैं, इट विल गिव मी ऑल ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस रनिंग टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव अ कमांड एंड एन ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है लिनक्स के अंदर वो मैनुअल है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है उस उतनी ज़्यादा बुक जो है वो बड़ी होती जाती है। तो जैसे अगर आप एक एयर कंडीशनर का प्रोडक्ट मैनुअल उठाएंगे तो वो छोटी सी होगी क्योंकि उसके फीचर्स ही कुछ लिमिटेड हैं। लेकिन अगर आप फिर एक कंप्यूटर की ऑपरेटिंग मैनुअल उठाएंगे तो वो एक बुक आ जाएगी। और अगर आप एक रॉकेट शिप की मैनुअल उठाएंगे तो आपके पास एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगी कि ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स एंड सारी। तो प्रोडक्ट के हिसाब से यू हैव अ डिफरेंट मैनुअल जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं और इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। तो इसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैनुअल आपको एक मिलता है जो कंप्यूटर के बिल्ट इन होता है। इसको हम कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द मैन कमांड। ठीक है, तो इट्स शॉर्ट फॉर मैनुअल, MAN। मैन से हम क्या कर सकते हैं कि लिनक्स का कोई भी कमांड हो उसकी यूज़र मैनुअल को रीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमने फॉर एग्जांपल कोई नई कमांड है जो हमने कभी यूज़ भी नहीं की है, तो उसको हम मैनुअल में जाके लुकअप कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, उसके डिफरेंट ऑप्शंस, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मैनुअल में मिल जाएंगी। तो लेट सपोज कि अभी इससे पहले हमने यू नेम की कमांड रन तो कर ली, बट लेट सपोज कि वी डिडंट नो अबाउट इट और हमें उसकी मैनुअल से रीडिंग करनी थी। तो वी कैन गेट द यूजर नेम मैनुअल। इसके लिए वी जस्ट रन द मैन कमांड और कौन सी कमांड को लुकअप करना है। ठीक है, तो इसको क्लियर करता हूँ। तो मैन से मैं मैनुअल को कॉल कर रहा हूँ और इस मैनुअल कॉल करने के बाद मैं ऑप्शन में क्या बताऊंगा कि कौन सी कमांड को मुझे लुकअप करना है। तो इस वक्त हमने तो दो कमांड्स ही देखी हैं, यूनेम और अपटाइम। तो ये देखें मैंने यू नेम की मैनुअल ओपन कर लिया। ठीक है, इसके अंदर देखिए मेरे पास नेम आ गया। इसका सिनॉप्सिस में क्या है कि आपकी ये पूरा सिंटैक्स आ गया इस कमांड का।
कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप यूनेम की कमांड के साथ ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, पूरी एक इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन आ गई, और हर फ्लैग का बिहेवियर भी आ गया कि अगर आप -a फ्लैग रन करेंगे तो क्या होगा, बिहेव एज दो ऑल ऑफ द ऑप्शंस वर स्पेसिफाइड, ये वाले ऑप्शन। अगर -m रन करेंगे तो प्रिंट्स द मशीन हार्डवेयर नेम, -n रन करेंगे तो नोड का नेम प्रिंट। तो इस तरह से यू हैव द डिफरेंट ऑप्शंस कि किस तरह से आपकी जो कमांड है ये चलेगी। और उसकी डेट भी आ गई कि अपडेट कर दो। क्यू दबाएंगे तो आप इससे एग्जिट हो जाएंगे, मैनुअल से बाहर आ जाएंगे वापस अपनी कमांड लाइन। और इसी तरह से आप, जैसे अभी इससे पहले हमने अप टाइम की कमांड देखी थी, तो हम अप टाइम की मैनुअल भी देख सकते हैं। इसके अंदर सिनॉप्सिस में देखें, सिर्फ अप टाइम है, इसके अंदर कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं निकालूँ, यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन में इसने आपको बताया है कि इसकी जो अप टाइम की आउटपुट आती है उसमें क्या क्या है। करंट टाइम, लेंथ ऑफ टाइम सिस्टम हैज़ बीन अप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास करंट टाइम आया था, फिर आया था कि कितने देर से हमारा सिस्टम चल रहा है, फिर आया था कि कितने यूज़र हैं हमारे सिस्टम में, और फिर लोड एवरेज, सिस्टम की लोड एवरेज पिछले 1 मिनट में, 5 मिनट में और 15 मिनट। तो अगर अगेन आप अप टाइम रन करें तो करंट टाइम, टाइम सिस्टम हैज़ बीन अप, तो लास्ट टाइम हमने चेक किया तो इट वाज 3 hours 40 minutes, नाउ इट्स 3 hours 48 minutes। दो यूज़र हैं सिस्टम के ऊपर, और लोड एवरेजेस, दिस इज एन एवरेज लोड फॉर द पास्ट 1 minute, द पास्ट 5 minutes एंड द पास्ट 15 minutes। तो इसको लग रहा है कि इन द पास्ट 1 minute जो मेरा लोड एवरेज है वो सिस्टम लोड कम लिया है सिस्टम, तो आई गेस ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द मैनुअल कमांड, जिससे हम किसी भी लिनक्स की कमांड को डिटेल में देख सकते हैं, और उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन और जितनी भी जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, सिस्टम के ऊपर जब आप आते हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी होती है, राइट। अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर भी आते हैं तो अगर कोई चीज़ इंस्टॉल भी करना चाह रहे होते हैं तो आपसे सिस्टम पासवर्ड मांगता है अगेन कि प्लीज़ पासवर्ड दे दें, ताकि वेरीफाई हो जाए कि आप ऑथराइज हैं या नहीं है जो भी एक्शन आप करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए आपसे पासवर्ड एक बार ज़रूर मांगेगा सिस्टम। ये पासवर्ड देते हैं ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ कि आपको इस सिस्टम के ऊपर परमिशन है इंस्टॉलेशन करने की या नहीं, और उस पासवर्ड से वो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देता है। अच्छा, इसी तरह से लिनक्स के अंदर भी हमारे पास सिस्टम पे सिक्योरिटी होती है। जो आपका मेन यूज़र होता है उसके थ्रू नॉर्मली आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए। तो लिनक्स के अंदर हमारे पास एक रूट यूज़र होता है। रूट यूज़र आपका बेसिकली वो सुपर यूज़र होता है जिसके पास पूरे सिस्टम वाइड सारी राइट्स होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है सिस्टम के ऊपर। तो सुपर यूज़र को या रूट यूज़र को एक्सेस करने के लिए लिनक्स कमांड लाइन पे हम su स्पेस -साइन से एंटर करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे फिर हम सुपर यूज़र के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सुपर यूज़र के अंदर जब हम आ जाते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें डॉकर इंस्टॉल करना है या कुबरनेटीज इंस्टॉल करना है तो हम वो कर सकेंगे। अब इससे पहले कि हम जाएं कि कमांड्स कौन कौन सी हम और लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर, क्योंकि वरना एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लेट्स जस्ट हैव अ डिस्कशन कि हमने करना क्या क्या है कोर्स के अंदर और करियर के अंदर। देखिए बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम आपको ट्रेन करें
कि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपर बने जो पूरी एप्लीकेशन खुद से बना सके और उसको डिप्लॉय भी कर सके किसी भी क्लाउड के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी क्लाउड के ऊपर। नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं या तो वो सिर्फ डेवलप करते हैं या वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट करते हैं, और जो डिप्लॉयमेंट भी करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर बाउंड होते हैं। तो आप अगर नोट करेंगे इंडस्ट्री में देखेगा तो ज़्यादातर होते हैं कि मैं सिर्फ अमेजोन का क्लाउड एक्सपर्ट हूँ, कोई होगा कि मैं गूगल का क्लाउड एक्सपर्ट हूँ, कोई होगा एज्योर का क्लाउड एक्सपर्ट। अच्छा, हम क्या करते हैं, वी प्रेफर टू गो दी ओपन सोर्स वे। ओपन सोर्स में आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो स्किल सेट होता है वो ना सब पे अप्लाई होता है। तो जो टूल सेट्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि वो किसी भी एक कंपनी की ओनरशिप में नहीं होता, वो हर जगह अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो हमारा स्टैक है उसमें डॉकर एंड कुबरनेटीज यूज़ करेंगे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने। बेसिकली क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन होगी, उसका कोड आ जाएगा, उस कोड को हम पैकेज करते हैं क्योंकि हमने डिप्लॉय करना है। पैकेज क्यों करते हैं, जैसे आप अगर फर्ज करें पिछले दौर में अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती थी तो आप एक सीडी खरीद के लाते थे, राइट। सीडी होती थी, सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर था, सीडी आप लगाएं सिस्टम के अंदर, फिर उसको इंस्टॉल करें, राइट। तो ये थोड़े से 90s वाले बच्चे ये याद रखेंगे, मेरे वाले साथ में जो थे। फिर जो 2000s वाले हैं उन्होंने शायद सीडी भी ना देखी हो, उनको फिर क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं पैकेज। तो उसके अंदर क्या, डाउनलोड के अंदर क्या मिलता है आपको, क्योंकि 2000s के बाद फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो गई थी, तो आप पूरी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड जब करते हैं तो आपको पूरी उसकी जो भी फाइल्स सीडी के अंदर होती थी वो अब आप डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और सीडी बनाने की ज़रूरत ही नहीं बची। लेकिन वो अगेन वो किसी पैकेज के अंदर फॉर्मेट हुआ हुआ होता है, राइट। अगर विंडोज़ पे होते हैं तो .exe फाइल होती है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। सर्वर्स के ऊपर हमारे पास क्लाउड चल रहा है, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम क्लाउड नेटिव के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन क्लाउड नेटिव की क्या है कि हम स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जो मॉडर्न क्लाउड के ऊपर चला सकते हैं, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड चले। अच्छा, तो उसके अंदर मतलब क्या हुआ कि हम एप्लीकेशन ले रहे हैं जिसको हम स्केल कर सकें। स्केल से मतलब कि जितने यूज़र आए उतनी ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन की रिसोर्सेज बढ़ती चले, कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि एप्लीकेशन को लेना है, उसको पैकेज करना है इस तरह से कि वो एट अ सेकेंड्स नोटिस वो रियल टाइम में पैकेज हुई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सके कहीं पे भी। ठीक है, ये हम कंटेनर से करते हैं और ये हम करेंगे जब हम डॉकर के ऊपर आएंगे। और जब हम कंटेनर बना सकें तो क्योंकि हम स्केल कर रहे हैं, होगा क्या कि हमारी एप्लीकेशन की एक कॉपी नहीं होगी, हमारी एप्लीकेशन एक बार नहीं चल रही होगी, एक बार नहीं, बहुत ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन रिपीटेडली डुप्लीकेशन में चल रही है। तो वो होगा क्या, लेट सपोज मैं ये, दिस इज़ अ गुड एग्जांपल यहाँ पर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल। नेटफ्लिक्स तो सबको पता है कि क्या है, इट्स लाइक अ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस जहाँ पर आप जाके वीडियोस देखते हैं। अच्छा, होगा क्या कि उनका एक 24 आवर्स को अगर आप देखें कि अ डे इन द लाइफ ऑफ नेटफ्लिक्स का अगर आप सोचें कि होता क्या है दिन में, तो इसमें आपको एक पैटर्न नज़र आएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। होगा क्या कि जैसे लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में है, तो वी फोकस ऑन द पाकिस्तान टाइम जोन, बाकी दुनिया को भी छोड़। होगा क्या कि सुबह होगी, ज़्यादातर लोग तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से सुबह सो रहे होते हैं, उठते हैं 12-1-2 बजे, और जब फिर उठ जाते हैं तो फिर अपने काम वाम करते हैं, और शाम जब तक होती है, फारिग कब होते हैं, 8-9-10 बजे ऐसा कुछ घर आते हैं। तो आपका जो डे का जो टाइम है वो नेटफ्लिक्स के लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो दिन के वक्त नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे। ठीक है, दिन के वक्त लोग ज़्यादातर अपने काम वाम कर रहे होते हैं, जो भी है।
एक टाइम आता है तो आप सोचें, एक जहन के अंदर एक ग्राफ बना है, दिन के अंदर नेटफ्लिक्स का जो ग्राफ है ना वो कम है, थोड़ा थोड़ा सा होगा ऊपर नीचे आता है। अब आप सोचें शाम के 8-9 बजे और सारे जो हैं वो घर आ गए अपने बाहर से काम वाम करके, आप भी घर आ गए, मैं भी अपने घर पहुंच गया, सारे हम क्लास में इतने 100 लोग बैठे हैं, तो वी ऑल कम बैक होम। अब क्या हुआ कि घर आए तो हमें अब एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वी से अच्छा खाना खा रहे हैं तो कुछ साथ में कुछ टीवी भी देखना चाहिए। तो अगर आप टीवी खोलेंगे तो उस पर तो पता नहीं कौन सा ड्रामा आ रहा होगा, तो इट्स बेटर कि आप कुछ और देखना चाह रहे हो अगर अपनी मर्जी का, तो आप नेटफ्लिक्स पे चले जाएं। तो नेटफ्लिक्स पे अब ट्रैफिक आना शुरू होगा, 8 बजे 9 बजे ट्रैफिक का आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। और एक पॉइंट आएगा जब आपको फिर से नींद आएगी, वो होगा क्या, कराची में स्टैंडर्ड सोने का टाइम क्या है, 2-3 बजे 4 बजे, राइट। और बाकी पाकिस्तान में आई नो, कराची का मुझे ज़्यादा पता है, कराची में लोग जाग रहे होते हैं देर तक, लेकिन आई गेस सिटी टू सिटी कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है देखें, दिन के वक्त कोई नहीं देख रहा नेटफ्लिक्स, शाम के वक्त आपका पीक होगा, और फिर जैसे रात देर हो जाएगी तो आपका ग्राफ फिर से गिर जाएगा और फिर सुबह के वक्त लेवल हो जाएगा। तो मतलब क्या है समझाने का, कि आपके जो दिन का टाइम है ना, उस वक्त आपकी कोई रिसोर्सेज यूज ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अपना डेटा सेंटर है तो दिन का वक्त जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। दिन के वक्त क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आपका सिस्टम यूज ही नहीं हो रहा। और रात के वक्त आपको इतनी ज़्यादा रिसोर्स चाहिए कि हो सकता है आपके पास उतना सर्वर की कैपेसिटी भी ना हो। तो हम करते क्या हैं कि एक और टूल आता है, इसका नाम है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस क्या करता है कि हमारी एप्लीकेशन को वो स्केल करता है, जितनी हमें रिसोर्सेज चाहिए उतनी रिसोर्सेज हमें ऐड करते रहता है एप्लीकेशन के अंदर। कि होगा क्या है इवेंचुअली, जो हमारा ग्राफ बढ़ता है तो वो हमारी एप्लीकेशन को स्केल करेगा, स्केल अप करेगा। तो जैसे जैसे नेटफ्लिक्स का ग्राफ बढ़ता है तो कुबरनेटिस का काम शुरू होता है कि वो अपनी एप्लीकेशन को स्केल अप करे, जितना ट्रैफिक आ रहा है उतनी रिसोर्स प्रोवाइड करे। और जैसे ही ट्रैफिक फिर कम होने लगेगा तो फिर कुबरनेटिस अगेन स्केल करेगा, बट नाउ स्केल डाउन करेगा, और ग्राफ हमारा जैसे नीचे आएगा रिसोर्सेज कम करते जाएगा जितनी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब याद करें हम रेंट पे कर रहे हैं क्लाउड को, मतलब हम अमेजोन को रेंट पे कर रहे हैं या हम गूगल को रेंट पे कर रहे हैं, किसी को भी यूसेज के हिसाब से। तो अगर हम ये करते कि एक फिक्स्ड सर्वर ले लें, नेटफ्लिक्स को क्या करना पड़ता कि जो उसका पीक टाइम है ना, कि एक टाइम अगर रात के 11 बजे पीक टाइम है जिसमें पाकिस्तान में अगर 10 मिलियन व्यूअर्स हैं, तो उसको 24 आवर्स के लिए वो सर्वर को डेडिकेट करना पड़ता है कि बस ये हमें, क्योंकि एक पॉइंट है जब 10 मिलियन यूजर्स हैं तो पूरे दिन हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। क्लाउड नेटिव से क्या हुआ है क्लाउड नेटिव से ये हुआ है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ 24 आवर फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने क्या किया है कि सिर्फ जितना आप यूज़ कर रहे हैं रियल टाइम में आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट आप सोच सकते हैं कि कितना कितना ज़्यादा फर्क पड़े। अब वापस आ जाते हैं, होपफुली कुछ समझ आ रहा होगा क्लाउड नेटिव इम्पोर्टेंट। अगेन यहाँ पर हमें ये कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर हमारे सर्वर पे लिनक्स नहीं चल रहा होगा और हमें लिनक्स ना। तो वापस आते हैं और लिनक्स की कमांड लाइन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा टेक्निकल होंगे, बट नॉट टू वरी, इतना मुश्किल नहीं है। I'll try my best to explain it well. अच्छा, यहाँ पर हमने अभी तक 3 कमांड्स देखी थी लिनक्स की, दिस इज गोइंग टू बी आवर 4th कमांड। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि नॉर्मली अगर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्योंकि विजुअल ग्राफिक इंटरफेस होता है, तो हमें अगर किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर से डेटा लेके दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना होता है,
तो हम इजीली कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट खोलते हैं, कॉपी करते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पेस्ट करते हैं। लिनक्स सर्वर के ऊपर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं हमारे पास, क्योंकि कमांड लाइन तो होगा ही नहीं। तो हमें खुद से ये कमांड लाइन के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, राइट। कमांड लाइन पे ये काम कैसे होगा कि हमें एक फाइल में से कुछ टेक्स्ट उठाना है और दूसरी फाइल के अंदर से वो पेस्ट करना है, और साथ साथ लेट सपोज कि हमने उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है। तो मेरे पास ये ट्यूटोरियल सा है, वी कैन रन थ्रू दिस, इससे आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो हम करते क्या हैं कि लेट मी डू दिस, साथ साथ में आपको और भी चीज़ें बताते रहता हूँ ताकि आपको ये भी आते रहे। जब मैं अब लिनक्स के ऊपर टर्मिनल के अंदर हूँ, कमांड लाइन के ऊपर, अब मुझे करना क्या है कि मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं हूँ कहाँ पर। ये जो ब्लिंक कर रहा है, मैं सिस्टम के अंदर प्रेजेंट कहाँ पर हूँ। तो नॉर्मली हमारे पास फाइल सिस्टम्स होते हैं। फाइल सिस्टम से मतलब आपके पास विंडोज़ में सी ड्राइव होती है, उसके अंदर फोल्डर्स और फाइल्स वगैरह होती है। इसी तरह से लिनक्स के अंदर भी आपके पास फाइल फोल्डर्स होते हैं, लेकिन सी ड्राइव नहीं होती। ठीक है, तो मेरे पास मैक है, मेरे पास भी कोई सी ड्राइव नहीं है। मेरे पास एक रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मेरे पास सारे फोल्डर। इसके अंदर हम नेविगेशन कैसे करते हैं? विंडोज़ के अंदर तो हम क्या करेंगे कि जो आपके कंप्यूटर वाला चीज़ होती है, इस तरह से एक ग्राफिकल इंटरफेस आ जाता है, आप नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करें कि कोई सी ड्राइव नहीं, लेकिन विजुअल इंटरफेस तो है, राइट। आप, मैं जैसे यहाँ पे यूज़र्स में जा सकता हूँ और ये मेरा यूज़र है, इसके अंदर मेरा डेटा है। यहाँ तो विजुअली नज़र आ रहा है। कमांड लाइन पे कैसे नज़र आएगा? कमांड लाइन पे हमें करना क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले कि हम हैं कहाँ पर, करंट लोकेशन फाइल सिस्टम के हिसाब से। बेसिकली क्या होता है कि जो टर्मिनल पे जब आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आप आपके जो जो स्टोरेज डिस्क है ना, उसके किसी एक लोकेशन के ऊपर है। तो फर्ज करें कि जैसे आप अगर विंडोज़ में हैं, तो आप सी ड्राइव के अंदर आपका माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है या आपके यूज़र का रूट फोल्डर होता है वहाँ। तो इस वक्त मैं वहाँ पर हूँ। ये वाला जो साइन नज़र आ रहा है, इसको टिल्डा साइन कहते हैं। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि मैं अपने यूज़र के होम फोल्डर के ऊपर, मैं कंफर्म कर सकता हूँ इसको यूजिंग द pwd कमांड। pwd स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को मैं रन करूँगा अगर, तो ये मुझे करंट पाथ बताएगा कि मैं इस वक्त प्रेजेंट कहाँ पर। तो जो मेरा पूरा फाइल सिस्टम है, उसके अंदर मैं इस वक्त जो जो भी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा वो इस लोकेशन पे होगी। ठीक है, ये लोकेशन अब मैं समझाता हूँ। लिनक्स कंप्यूटर्स के ऊपर सी ड्राइव नहीं होती, उसके ऊपर एक फाइल सिस्टम होता है और वो स्टार्ट करता है रूट्स। रूट फोल्डर क्या है आपका? एक जो जड़ होती है ना पूरे सिस्टम की, दिस इज द रूट, इसको इसलिए रूट कहते हैं। जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं इससे बिलोंग करते हैं डाउन द चेन। रूट फोल्डर के अंदर आपके पास कंटेनिंग फोल्डर्स होते हैं। उसके अंदर यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है यूजर्स। यूजर्स के अंदर कौन सा डेटा होता है कि कौन कौन से यूजर इस सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर मेरा जो यूजर है उसका एक फोल्डर है जहाँ पर मेरे यूजर की फाइल्स स्टोर होती हैं। तो इस तरह से मुझे पता है कि मैं अभी इस वक्त अपने होम फोल्डर के अंदर हूँ। अगर अब मुझे पता करना है कि इस फोल्डर के अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं, तो मैं इसकी लिस्टिंग निकाल सकता हूँ यूजिंग द ls कमांड। ls कमांड से मुझे लिस्ट आ जाएगी कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। तो आई हैव अ बंच ऑफ फोल्डर्स हियर। ये मेरा पूरा जो मेरा यूजर का फोल्डर है, इसके अंदर आई हैव ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा यूजर फोल्डर है ना, ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर विजुअली नज़र आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर ये कमांड लाइन पे नज़र आ रहा है। देखें ये डाउनलोड्स फोल्डर यहाँ पर है, यू कैन सी द डाउनलोड्स फोल्डर। मेरे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑल ऑफ दीज आर विजिबल हियर। यहाँ पर टेक्स्ट में है और यहाँ पे विजुअल्स में। अच्छा अच्छा, अब फर्ज करें कि मुझे यहाँ पर अगर फोल्डर क्रिएट करना है, मैं जाना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, नेविगेशन करनी है मुझे। तो अभी मैं अपने यूज़र की होम फोल्डर में हूँ। अब मुझे होम फोल्डर के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, यहाँ पे नेविगेट करना है। तो ग्राफिकल इंटरफेस में तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, डॉक्यूमेंट्स खोल लूँगा, एंड नाउ आई एम इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, राइट। कमांड लाइन पे कैसे होगा ये, यही काम, इसको मैं क्लियर करता हूँ। कमांड लाइन पे मुझे करना है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी की कमांड होती है cd, और इससे फिर मुझे बताना होता है कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम बता सकता हूँ कि मुझे जाना किधर है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी होम फोल्डर के अंदर हूँ, और इस होम फोल्डर के अंदर ये मेरा होम फोल्डर है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर एग्जिस्ट करता है। तो मैं सिर्फ ये बोल दूँगा अगर लिनक्स को कि मुझे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाना है, तो अब देखें ये साइन जो था इससे पता लग रहा था कि मैं होम फोल्डर में हूँ, अब इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आ। अगेन मैं यहाँ पे लिस्टिंग कर सकता हूँ। अब ये मुझे दिखा रहा है जो जो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर है, अब वो सारी लिस्ट में नजर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, एक और फोल्डर क्रिएट करूँ जो इस क्लास के लिए मैं यूज़ करूँगा, जो भी हमारे टास्क हैं उनके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इतने सारे फोल्डर्स क्रिएट किए। अगर मैं ये ग्राफिकल इंटरफेस से करूँगा तो मैक के ऊपर आई कैन कम हियर एंड से न्यू फोल्डर, ठीक है, और वो मुझे न्यू फोल्डर बनाने देगा। आई डोंट वांट दिस, ये काम मैं चाह रहा हूँ मैं कमांड लाइन से करूँ। तो कमांड लाइन पे फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस लोकेशन पर आ गया जहाँ पे मुझे फोल्डर बनाना है, और फिर मैंने फोल्डर एक्चुअली क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मेरे पास कमांड आती है mkdir, ठीक है, टू मेक मेक अ डायरेक्टरी। ठीक है, इसको डायरेक्टरी कहते हैं। अब मैं इसको, ये मेरी कमांड आ गई, और इसके ऑप्शन में मुझे फोल्डर का कोई नाम बताना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे क्लाउड का बैच 8 है, तो आई जस्ट कॉल दिस बैच 8। ठीक है, मैंने जब इसको एंटर किया तो देखें कोई कोई मैसेज नहीं आया। दिस मीन्स के काम हो गया। लिनक्स मुझे कोई कंग्रेचुलेशंस का मैसेज नहीं बताएगा, इट जस्ट डजंट रिस्पॉन्ड। एक्चुअली में पीछे काम हो गया। अगर अब मैं ls कमांड से ls कमांड से मैं अगेन लिस्टिंग निकालता हूँ, तो आई कैन, ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होगी। बैच 8, मेरे पास बैच 8 का ये फोल्डर है। ठीक है, नोट करें कि ये मैं सारा काम कर रहा हूँ मैक के ऊपर, ये सारा मैं मैक के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन मैक का और लिनक्स का जो कमांड लाइन है वो सेम है। वो सेम इसलिए है क्योंकि दोनों जो हैं वो यूनिक्स एक और प्रायर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके ऊपर ये सारी कमांड लाइन बनी थी। तो ये दोनों लिनक्स और मैक दोनों उसी सेम यूनिक्स की टर्मिनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ यही सेम मैक लिनक्स पे भी चल रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया था बैच 8 के नाम से, ये क्रिएट हो गया। अब मुझे इसके अंदर नेविगेट करना है, तो अगेन व्हाट आई डू, चेंज डायरेक्टरी टू बैच 8। अब मैं बैच 8 फोल्डर में आ गया। ठीक है, नाम इन बैच 8।
यहाँ पर अभी तक हमने फोल्डर की जो नेविगेशन की है, हमने रूट से सिर्फ आगे जाने की सीखी है। और ये हमने क्या किया है, हमने रिलेटिव पाथ यूज़ किया है। रिलेटिव पाथ का क्या मतलब हुआ कि जब भी मैंने नाम दिया ना यहाँ पे, ये मैंने नाम दिया है कि मैं किसी एग्जिस्टिंग फोल्डर जहाँ पर मैं ऑलरेडी हूँ वहीं से इसको रिकग्नाइजेबल है। फर्ज करें कि मुझे अभी बैच 8 में हूँ मैं फोल्डर के अंदर, अब मुझे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में अगर जाना हो तो मैं सीडी डॉक्यूमेंट्स करूँगा ना, तो देर इज़ नो फाइल कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स, देर इज़ नो फाइल और डायरेक्टरी कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। क्यों? बिकॉज बैच 8 के अंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं है। लिनक्स को ये समझ नहीं आएगा इससे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट फोल्डर, मुझे एक लेवल बैक जाना है। दिस इज द डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो लिनक्स को क्या समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअली अब फॉरवर्ड नहीं जाना, मुझे बैकवर्ड्स जाना। तो अगर मैं किसी एक लोकेशन पर हूँ और मुझे उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो व्हाट आई डू इज चेंज डायरेक्टरी। लिनक्स के अंदर जो डॉट होता है ना, ये वाला जो डॉट है, इस डॉट का मतलब है प्रेजेंट डायरेक्टरी। अगर मैं डॉट डॉट करता हूँ टू द स्लैश, इसका मतलब क्या है कि गो टू द प्रीवियस, जो इसका जो पेरेंट फोल्डर है वहां चलो। तो इफ आई रन दिस, मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाऊँ। एंड अगेन अगर मैं डॉक्यूमेंट से एक और स्टेप बैक जाना चाहूँ तो अगेन आई कैन डू दिस। अब मैं वापस आ गया होम फोल्डर। अगर मैं दोबारा से बैक जाऊँ, अब मैं यूजर्स में आ गया और एक बार और बैक जाऊँगा तो मैं रूट पर आ गया। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, खाली अगर ये लिखा हुआ है, दिस मीन्स कि मैं अपने सिस्टम का जो बिल्कुल जो टॉप मोस्ट फोल्डर है ना, उसके अंदर आ गया हूँ। दिस इज द मेन फोल्डर ऑफ माई होल सिस्टम। ठीक है, इसको रूट फोल्डर कहते हैं। जो फॉरवर्ड स्लैश नजर आएगा आपको, दैट मीन्स यू आर एट द रूट। अब अगेन अगर मुझे यहाँ पर जाना है बैच 8 के फोल्डर में, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, एक एक करके, जैसे मैंने ये पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन किया, या मैं कंप्लीट बैच 8 का जो पूरा पाथ है वो बता दूँ। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ये सारा हमने रिलेटिव में काम किया। अब एब्सोल्यूट पाथ कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। चेंज डायरेक्टरी करेंगे हम, और अब यहाँ पर हम पूरा एड्रेस बताएंगे इस बैच 8 फोल्डर। तो एड्रेस कैसे होगा, हम स्टार्ट करेंगे रूट से। ठीक है, दिस इज द रूट। रूट के अंदर हमारे पास यूजर का फोल्डर है, यूजर्स। यूजर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास होम फोल्डर है आदिल का, राइट, क्योंकि वो मेरा यूजर है। आदिल के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आई हैव अनदर फोल्डर कॉल्ड बैच 8। अब आप देखें, दिस इज अ कंप्लीट एड्रेस। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ को हम पूरे सिस्टम में कहीं पर भी हों हम यूज कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं उस लोकेशन। अब मैं इसको रन करूंगा, आई जंप डायरेक्टली टू बैच 8। मुझे एक एक करके ये करने की जरूरत है। इसी तरह से अगर मुझे रूट फोल्डर पे जाना है, ऑल आई हैव टू डू इज cd रूट, तो मैं वापस रूट पर आ जाऊँ। अगर मुझे अपने यूजर के होम पे जाना है तो उसका साइन ये है, आई कैन गो टू cd टिल्डा साइन। मैं ये रन करूंगा तो नाउ आई एम इन द होम फोल्डर ऑफ माय यूजर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि हमारे फाइल सिस्टम से, फाइल सिस्टम का जो एग्जैक्ट एड्रेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट टू द एग्जैक्ट लोकेशन, पूरा एड्रेस होगा। और रिलेटिव पाथ क्या होगा कि जहां पर हम करेंटली मौजूद हैं वहां से नेविगेशन करना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं होम फोल्डर के अंदर हूँ तो मैं रिलेटिव पाथ यूज कर सकता हूँ बैच 8 फोल्डर में जाने के लिए। कैसे कि जो शुरू का ये जो पार्ट है इसको ही बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ इस पॉइंट से आगे का बताना है। ऑल आई हैव टू डू इज डॉक्यूमेंट्स एंड बैच। इस तरह से क्योंकि मैं ऑलरेडी होम फोल्डर में हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है,
So I can say documents batch and this will work क्योंकि मैं already इस location तक मैं present था, यहाँ से forward navigate मैं कर सकता हूँ। अच्छा first करें, I go back, यहाँ पर एक बैच 7 का भी फोल्डर है जिससे प्रीवियस जो बैच चल रहा है। अब बैच 7 का जो फोल्डर है वो और बैच 8 दोनों ये देखें एक ही लेवल के अंदर हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। अब मैंने क्या किया है कि मैं बैच 7 के फोल्डर के अंदर आ गया, जैसे बैच 7 का फोल्डर है, आई एम हियर। बैच 7 के फोल्डर से मुझे करना क्या है कि मुझे 2 स्टेप नेविगेशन करनी है, एक स्टेप बैक जाना है और बैच 8 के फोल्डर में। समझ रहे? तो अगर मैं मैन्युअली जाता हूँ ग्राफिक कमांड लाइन पे, ग्राफिक इंटरफेस पे, तो आई वेंट बैक टू डॉक्यूमेंट फोल्डर एंड देन फॉरवर्ड टू बैच 8। आप यहाँ से बैठ के बैच 7 के फोल्डर में से मेरे पास अगर कमांड लाइन में बैच 8 पे जाना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये वाला है कि हम पूरा जो एब्सोल्यूट पाथ है ये बताते हैं। यहाँ पर मैं अगेन एब्सोल्यूट पाथ पूरा बताता हूँ अगर, तो आई बी इन बैच 7 में। दूसरा तरीका अगर मैं रिलेटिव पाथ बताना चाहूँ तो मुझे अब नेविगेट करके बताना होगा। मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा। तो स्टेप्स क्या हैं, बैच 7 फोल्डर में से अगर मुझे बैच 8 में जाना है तो आई हैव टू गो 1 स्टेप बैकवर्ड टू द डॉक्यूमेंट फोल्डर एंड देन 1 स्टेप फॉरवर्ड टू बैच 8। तो यहाँ पर बैकवर्ड जाने के लिए हमने डॉट डॉट स्लैश यूज़ किया। इससे क्या हुआ कि हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ गए और फिर हमने बैच 8 फोल्डर एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो सी दिस इज अ रिलेटिव पाथ। रिलेटिव इस तरह से कि यहाँ पे जो एड्रेस हमने दिया है इट इज रिलेटिव कंपेयर टू करंट पोजीशन। तो जहाँ पर भी आप हैं इस वक्त उससे आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि हाउ टू नेविगेट फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर। तो अब हमारे पास बैच 8 का फोल्डर आ गया यहाँ पर हम, और ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। बैच 8 फोल्डर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमें आगे की कमांड पे देखनी है। अब यहाँ पर हमारी जो कमांड जिसको हमने अब जिसके लिए इतनी सारी कहानी की है अब हमने करना ये है कि हमें एक फाइल बनानी है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट चाहिए हमें। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल। हमारे इस फोल्डर के अंदर बैच 8 का फोल्डर है, यहाँ पे हमें कमांड लाइन पे एक फाइल बनानी है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, बट ये मैं कमांड लाइन पर अपने सिस्टम पे करूँ या सर्वर पे करूँ या किसी भी दुनिया पे कंप्यूटर पे करूँ, इट मेक्स नो डिफरेंस, इसी तरह से हो रहा होगा सारा। तो यहाँ पर अब मुझे एक नई फाइल फोल्डर हमने बना लिया। नाउ वी आई वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए जो एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीका हमारे पास है कि हम जैसे मेक डायरेक्टरी किया था हमने, मेक डायरेक्टरी से क्या हुआ था, कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकूँ। एक तरीका मेरे पास है कि मैं टच कमांड यूज़ करूँ और मैं कोई फाइल का नाम बता दूँ। तो मैं टच करके आई कैन लेट्स जस्ट कॉल इट लाइक file1.txt। ठीक है, तो इट्स अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड file1। इससे क्या हुआ होगा कि नाउ आई शुड हैव अ फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई कॉल्ड file1। आई कैन आल्सो लिस्ट इट हियर file1। अच्छा, अब इसको मैं एडिट कैसे करूँ? एक तरीका मेरे पास है, अगर मुझे कमांड लाइन पे एडिट नहीं करना तो आई कैन यूज gedit file1.txt। इससे क्या होगा कि एक ग्राफिकल इंटरफेस पे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया, इसमें मैं अपना कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है,
इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में मैंने जी एडिट से हेलो वर्ल्ड के कमांड, हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लिख दिया, इसको विजिट करना। तो ये एक तरीका है कि मैंने टच करके फिर जी एडिट से एक फाइल एडिट कर। अच्छा, अब ये फाइल तो है, इफ़ आई वांट टू रीड के इस फाइल में कुछ सेव हुआ भी है या नहीं, तो मैं रीड कर सकता हूँ फाइल को यूजिंग द कैट कमांड। कैट से क्या होगा कि मैं अपनी फाइल को रीड कर सकता हूँ। तो आई कैन डू फाइल 1.txt और इसके अंदर जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो वो यहाँ पर अब प्रिंट हो शो करा। अच्छा, दूसरा तरीका है फाइल क्रिएट करने का, वो है हम कोई दूसरे टेक्स्ट एडिटर से यूज़ कर सकते हैं। सबसे सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स का, उसको हम वी आई कहते हैं, वी आई है। और वी आई के अंदर हम फाइल नेम बता सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी कोई सेकेंड स्क्रीन पे यूआई एप्लीकेशन नहीं खुलेगी, आपकी जो भी फाइल है वो आपकी कमांड लाइन के अंदर ही ओपन होगी। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने जो हेलो वर्ल्ड पहले से लिखा हुआ था वो यहाँ आ रहा है। तो इस वक्त मैं कुछ सॉरी जो बताना चाह रहा था, इस वक्त जब मैं अपडेट कर लूँ, नॉर्मली जब आप वी आई फाइल को यूज़ करते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर पाते। आप अगर टाइप करेंगे तो कुछ आता नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, आप आई की प्रेस करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट नज़र आ जाता है। अब आप इंसर्ट कर सकते हैं, मीनिंग आई यू कैन टाइप टेक्स्ट। इसको फिर सेव करने के लिए यू एस्केप, और अब आप या तो सेव कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। सेव करने के लिए यू कैन डू द कोलन एक्स एंड इट विल सेव, और अगर अपलोड करना है तो यू कैन डू कोलन क्यू एंड एक्सक्लेमेशन, ये बोल। तो आई वांट टू सेव इट, तो मैंने चेंज किया है, इसके अंदर मैंने एक्सक्लेमेशन ऐड कर दिया। तो अब मैंने क्या किया है कि एक फाइल क्रिएट कर लिया कॉल्ड फाइल 1.txt, और उसके अंदर कुछ एक वन लाइन ऑफ टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब आते हैं हमारी कमांड पे। इस कमांड से क्या होगा हमारे पास कि हम कर सकते हैं क्या है कि हम जो भी टेक्स्ट है उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो इट्स कॉल्ड द डी डी कमांड, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट हमारे पास ये फाइल 1.txt है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करूँ, फाइल 2.txt बनाऊँ, और इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट भी करूँ साथ में। तो मैं लिनक्स में क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज द डी कमांड। अच्छा, इसमें मैं एक फाइल से दूसरी फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक फाइल से दूसरी फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि एक इनपुट फाइल है और एक आउटपुट फाइल है, राइट। एक इनपुट फाइल है जिससे हम डेटा ले रहे हैं, और एक आउटपुट फाइल है जो हम आउटपुट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें पहले इनपुट फाइल बतानी है। इनपुट फाइल हमारी कौन सी है, दिस वन, फाइल 1.txt, और आउटपुट फाइल है हमारी फाइल 2.txt, जो भी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हम क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो डेटा है ये हेलो वर्ल्ड का, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑल अपर केस में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए वी यूज द कन्वर्ट ऑप्शन टू अपर केस, ठीक है। तो आई कैन डू कन्वर्ट यू केस। अब क्या हुआ है इसने, देखें ये बता रहा है कि एक रिकॉर्ड इसने इनपुट से लिया है और एक रिकॉर्ड इसने आउटपुट कर दिया। 13 बाइट्स ऑफ डेटा इसने ट्रांसफर कर दिया, और टाइम भी बताती है कितनी तेजी से इसने ये काम किया। अब मैं अगर अपने पास देखूं तो मेरे पास फाइल 2 क्रिएट, अब फाइल 2 को अगर मैं रीड करूं
तो नोट करें जो फाइल 1 का टेक्स्ट था वो कॉपी भी हो गया है और उसको मैंने ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है, इसको अपर केस में कर दिया। ठीक है, तो इस कमांड को हम मैनुअल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें व्हाट वी डू कन्वर्ट एंड कॉपी अ फाइल। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने सिर्फ अभी हमने कन्वर्जन वाला काम चेक किया, राइट? और कन्वर्जन में भी हमने अपर केस किया है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लोअर केस भी है, ब्लॉक है, एस्की है, a lot of different options are available। ठीक है, उन सब में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट नो कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। क्या पोजीशन है आप लोगों की? शुड आई कंटिन्यू और इज इट अ लॉट? काफ़ी ज़्यादा किया है, तो अगर आप कहें तो वी शुड स्टॉप हियर और क्वेश्चंस लेते हैं एंड देन कल हमारी जो क्लास होगी विल कंटिन्यू, या मैं कंटिन्यू करूँ? क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन ज़्यादा होंगे इस वक्त, तो आई थिंक आई स्टॉप द क्लास हियर और क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर वी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, और अभी तक जो किया है उसको फिर आप प्रैक्टिस भी कर लेगा ताकि इट विल बी गुड फॉर यू। I'm going to stop the recording and I'll take questions.